ठीक है, तो आज हम देखते हैं आपका ब्लड सेल। ब्लड सेल में जो पहला आएगा आपका क्या आएगा, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी। रेड ब्लड सेल नाम ही बता रहा है, ये जो हमारा ब्लड सेल है, ब्लड सेल तीन टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो हमारा आरबीसी होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। क्यों होता है आगे चल के हम बताते हैं, ठीक है। तो आरबीसी जो है उसके हम किसकी बात करें, नंबर की, यानी कितने नंबर में होते हैं। तो आप बोलोगे जैसे हमारे मेल, ये जो मेल में होता है आपका 5.5 मिलियन। दूसरा फीमेल में, फीमेल में ही क्या होता है, आरबीसी थोड़ा सा कम होगा, 4.5 मिलियन। पर सबसे ज्यादा किस में होता है, एक जो छोटा सा बच्चा होता है न्यू बॉर्न बेबी में। तो न्यू बॉर्न बेबी उसमें होता है नियर बाई 6.8 मिलियन। ठीक है, ये तो उसके नंबर की हुई कि वो कितना है आरबीसी। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए कि कितना इसका डायमीटर वगैरह है, कितना मतलब डायमेंशन है। तो डायमेंशन की बात करें, इसकी साइज की बात करें हम, तो ये होता है 7.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके शेप की बात करें कि ये कैसा है, दिखने में कैसा लगता है, तो शेप में आरबीसी जो मैमल के होते हैं, क्या मैमल या मैमेलियन बोलिए, वो क्या होते हैं आपके बाइकॉनकेव। ठीक है, क्या होता है आपका जो उसका शेप होगा वो होगा आपका बाइकॉनकेव, या इसी को बोल सकते हो क्या होगा, सर्कुलर। सर्कुलर, ठीक है। पर एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, पूरे मैमल में बाइकॉनकेव सर्कुलर नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या होते हैं आपके बाइकॉन्वेक्स होता है और ओवल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैमल में ही एक्सेप्शन है, दो मैमल ऐसे हैं जिनका नाम है कैमल और लामा, कैमल एंड लामा। कैमल और लामा में जो होगा वो बाई कॉन्केव नहीं होगा, वो होगा आपका बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सर्कुलर नहीं होगा, ये होगा ओवल। ओवल यानी जैसे अपना अंडा होता है ना, अंडे के आकार का होगा आपका ओवल शेप। चलिए दूसरा, इसके अंदर देखें कि क्या क्या चीजें एब्सेंट होती है। तो आप बोलोगे पहली चीज है तो न्यूक्लियस नहीं होती, यानी क्या क्या चीजें एब्सेंट है आरबीसी के अंदर, तो न्यूक्लियस नहीं होती। अब न्यूक्लियस नहीं होती क्योंकि अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग में भी नहीं होती। जब आरबीसी आपको पता है आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है कितना टाइम का होता है, 120 दिन का। पर जब वो ओरिजिन होती है, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पर जैसे ही आरबीसी मैच्योर होने लगती है तो उसमें क्या एब्सेंट हो जाता है, न्यूक्लियस। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, हेमोग्लोबिन जो है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी उतना ज्यादा हेमोग्लोबिन आएगा, और उतनी ज्यादा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा और हमारे ब्लड को क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। इसलिए जो आरबीसी होती है, तो आरबीसी में न तो न्यूक्लियस होता है और ना ही क्या होता है आपका बाइकॉन्वेक्स शेप। क्योंकि बाइकॉन्वेक्स शेप जो हो गया, सर्कुलर शेप हो गया, ये दोनों क्या करेंगी, आपका आरबीसी का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देती है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। अब आपको पता माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसके अंदर तो क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन होता है। तो अब बताओ जो हमारा क्रेब साइकिल था, क्रेब साइकिल के जो एंजाइम होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में रहते थे। पर जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्या क्रेब साइकिल इसमें चलेगा, आरबीसी में नहीं। तो आप बोलोगे कि आरबीसी में कौन से एंजाइम एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट कौन होगा आपको बताइए, क्रेब साइकिल वाला। बट कौन सा प्रेजेंट होगा जिसमें
एंजाइम यानी ये क्या आपका एरोबिक रिस्पायरेशन, अगर जो एनारोबिक बोला है तो गलत है, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा वो नहीं होगा, क्योंकि क्रेब साइकिल का एंजाइम कहाँ पे होता था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्रेब साइकिल का एंजाइम नहीं होगा। हाँ, किसका एंजाइम होगा, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम प्रेजेंट होंगे। तो इसमें एक चीज क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा यहाँ पे है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं ना कहीं इंडोस्केलेटन या साइटो बोल सकते हो फाइटोस्केलेटन बनाने में हेल्प करता है। जब इंडोस्केलेटन नहीं रहेगा तो फाइटोस्केलेटन कौन बनाएगा, तो ये जो ढांचा है यानी जो फाइटोस्केलेटन है, क्या फाइटोस्केलेटन ऑफ आरबीसी मेड अप ऑफ स्ट्रोमैटिन, क्या स्ट्रोमैटिन, स्ट्रोमैटिन एक ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रोमैटिन बना होता है किसका किसका मिलकर बना होता है, प्रोटीन, फैट और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। चलो, अब ये जो हमारा स्ट्रोमैटिन होता है ये स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी यानी जो दब जाता है आसानी से, और यही कारण है कि जो हमारा स्ट्रोमैटिन स्पॉन्जी है तो आरबीसी कितना है 7.5 माइक्रो, और ये 7.5 माइक्रोमीटर ब्लड कैपलरी, जो हमारा ब्लड कैपलरी होता है कितना 5 माइक्रो उसकी डायमीटर होती है, तो उसको क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि जो हमारा आरबीसी है वो तो 7.5 माइक्रोमीटर का है, और जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं, या सीधे से बोला जाए ब्लड वेसल नहीं उससे भी छोटी ब्लड कैपलरी, वो ब्लड कैपलरी कितने माइक्रोमीटर की होती है, 5 माइक्रोमीटर की। तो बड़ा जो कि 7.5 माइक्रोमीटर है आरबीसी, वो छोटे से ब्लड कैपलरी में कैसे चला जाता है, तो आप बोलोगे कि ये जो हमारा आरबीसी है वो किसके किससे मिलकर बना हुआ है, स्ट्रोमैटिन से। स्ट्रोमैटिन स्पॉन्जी नेचर का होता है, तो वो दब के वो कहाँ चला जाता है, प्रेशराइज होकर ब्लड कैपलरी में, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। चौथी चीजें क्या नहीं होगी, गोल्जी बॉडी। इतनी बातें समझ में आई कि इसमें क्या नहीं है आपका, गोल्जी बॉडी भी नहीं है। नेक्स्ट, अब आपको पता होना चाहिए जो एंटीजन होते हैं, आपको पता है आरबीसी के पास क्या होता है, एंटीजन, तो यहाँ पे क्या होंगे आपके एंटीजन प्रेजेंट होंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या होंगे आपके एंटीजन, कुछ अलग तरीके से एंटीजन भी होंगे। कहने का मतलब आपको पता है कि कुछ ब्लड ग्रुप के एंटीजन है, ये सब किसके हैं, ब्लड ग्रुप के। तो आर एच, अगर जो कोई आर एच पॉजिटिव है तो आर एच एंटीजन भी कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। ये दो एंटीजन किसके हैं, ब्लड ग्रुप के। तो आपको कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप के एंटीजन कहाँ पे होंगे, तो आप बोलोगे आरबीसी के ऊपर। फिर देखो ये जो मेम्ब्रेन होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, उसको बोलते हैं हम आपका डोनर मेम्ब्रेन, डोनर मेम्ब्रेन, ठीक है। डोनर मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है पता है, अब आपको हमने जैसे ही ऑक्सीजन वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज जो बताया था गैसेस का, उसमें हमने बताया था कि किसके लिए परमिएबल होती हैं, तो जो आपका डोनर मेम्ब्रेन होगा परमिएबल किसके लिए होगा, यानी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कौन किसके लिए है, या तो क्लोराइड के लिए और दूसरा है बाइकार्बोनेट के लिए, ठीक है। तो क्लोराइड अंदर, क्लोराइड के लिए है, दूसरा बाइकार्बोनेट, ये दोनों के लिए परमिएबल है, ठीक है। क्लोराइड बाहर और सॉरी बाइकार्बोनेट बाहर और क्लोराइड अंदर। इम्परमिएबल यानी किसके लिए इम्परमिएबल है, ठीक है, वो है सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए, यानी जो सोडियम आएगा वो अंदर नहीं आ पाएगा, या कोई बाहर से पोटेशियम गया अंदर से गया तो वो भी बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। दूसरा, आपको कोई बोले कि रेड ब्लड सेल, क्या रेड ब्लड सेल के अंदर कौन सा रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट यानी जो कलर प्रोवाइड करे, और रिस्पायरेटरी मतलब जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करे, तो होगा आपका हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन को शॉर्ट में कितना लिखा था,
HB, और एक आरबीसी के अंदर कितने हेमोग्लोबिन होते हैं? 26.5 करोड़। ठीक है, हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हेम और ग्लोबिन। हेम में की, ठीक है, चलो इतना देखो। आरबीसी कोई पूछे आपसे तो आप बोलोगे आरबीसी यानी एक क्या है, ब्लड सेल है। ये क्या होता है आपका, बाइकॉनकेव शेप का होता है और सर्कुलर शेप का होता है। दूसरा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस कभी भी नहीं होते। जब इसका आरबीसी का ओरिजिन होता है, जब जितने टाइम आरबीसी जन्म लेती है उतने टाइम पे इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होती है, आरबीसी का न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक न्यूक्लियस ना होना और दूसरा बाइकॉनकेव शेप होना, ये दोनों क्या होता है, अगर सरफेस एरिया को क्या करती हैं, इंक्रीज करती है। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया हुआ उतना ज्यादा हेमोग्लोबिन होगा। और हेमोग्लोबिन जो होता है, तो एक आरबीसी के अंदर कितने हेमोग्लोबिन होते हैं? 26.5 करोड़। सिर्फ एक आरबीसी की बात कर रहे हैं। अब सोचिए हमारे पास आरबीसी कितनी होती है? 5.5 मिलियन मेल के अंदर। फीमेल के अंदर कितनी होती है? 4.5 मिलियन। और जो एक छोटा सा बच्चा होता है उसके पास सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, यानी 6.8 मिलियन। यानी उसकी आरबीसी ऑक्सीजन की जो है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, साइज जो होती है हमारी आरबीसी कितनी होती है? 7.5 माइक्रोमीटर। पर आपसे कोई पूछे कि 7.5 माइक्रोमीटर आरबीसी है, बट ब्लड कैपिलरी की जो डायमीटर होती है वो कितना होती है? 5 माइक्रोमीटर। तो 7.5 माइक्रोमीटर 5 माइक्रोमीटर को कैसे क्रॉस करता है? तो आप बताओगे कि जो ये हमारा ये आरबीसी होता है, आरबीसी का जो ढांचा होता है, साइटोस्केलेटन होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? स्ट्रोमाइटिन से। स्ट्रोमाइटिन किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन, फैट और कोलेस्ट्रॉल से। ये जो होता है स्पॉन्जी नेचर का होता है। ठीक है, तो स्पॉन्जी नेचर के चलते 7.5 माइक्रोमीटर 5 माइक्रोमीटर को क्रॉस कर देता है। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछे कि डोनर मेम्ब्रेन क्या है, तो आप बोलोगे जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम आपका डोनर मेम्ब्रेन। डोनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, कुछ चीजें परमिएबल होती है। जैसे आपने देखा क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। क्लोराइड क्या करता है, आरबीसी के अंदर जाता है और बाइकार्बोनेट बाहर आता है, तो ये परमिएबल है। बट इम्परमिएबल किसके लिए है? सोडियम या पोटेशियम के लिए। यानी न तो सोडियम अंदर आएगा न तो पोटेशियम बाहर जाएगा। कुछ चीजें कहने का मतलब ये है। ठीक है, चले। चलो, अब देखिए, आरबीसी यानी जो रेड ब्लड सेल होता है वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है, लाल कलर का। क्यों? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होती है? हेमोग्लोबिन। क्या? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जो लाल कलर प्रोवाइड करता है। अब हेमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है कि वो लाल कलर होता है? तो देखिए, हेमोग्लोबिन में दो चीजें होती हैं, एक हेम और दूसरा होता है ग्लोबिन। सबसे ज्यादा क्या होता है? ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? 95%। ठीक है, 95%। हेम जो होता है सिर्फ और सिर्फ 5% है। अब आपको कोई पूछे हेमोग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है, तो हेमोग्लोबिन भी क्या आपका प्रोटीन। ठीक है, चलिए। अब आपको पता है ग्लोबिन अगर जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन किन चीजों से मिलकर बना होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो ये कितने टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होगा? 4, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड चैन। फिर बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन,
गामा पॉलीपेप्टाइड चेन और डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आपको पता है जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये चेन जो होती है पॉलीपेप्टाइड की, यानी प्रोटीन जो होती है, किससे मिलकर बनी होती है? अमाइनो एसिड से। तो आपका जो पहला है अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, वो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा? 141, यानी 141 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। ए मतलब अमाइनो एसिड। बाकी बीटा, गामा और डेल्टा ये जो अपने कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं? 146 अमाइनो एसिड से। जो आपका हेम होता है, हेम में दो चीजें होती हैं, एक पोरफायरिन रिंग होता है, क्या? पोरफायरिन रिंग। और दूसरा होता है आपका आयरन। आयरन किस फॉर्म में होगा? Fe+2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको? चलिए, एक हेमोग्लोबिन, एक होमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है, हेमोग्लोबिन का काम क्या होगा? ऑक्सीजन को बाइंड अप करेगा। ठीक है, चलिए, तो एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? 4 ऑक्सीजन को। ठीक है, एक आरबीसी के अंदर, एक रेड ब्लड सेल के अंदर कितने होते हैं? 26.5 करोड़ क्या होते हैं आपके? हेमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए, अब इन्हीं को देखा जाए पॉलीपेप्टाइड के चेन के बेसिस के अकॉर्डिंग। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारे हेमोग्लोबिन हो गया। क्या? हेमोग्लोबिन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ठीक है, पहला क्या होगा आपका? HbA1। HbA1 ये एडल्ट में होता है, सबसे ज्यादा यही होता है एडल्ट में। दूसरा होगा आपका HbA2, ये एडल्ट में ये भी होता है पर कम होगा थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा होता है आपका HbF। एफ मतलब क्या है यहाँ पे? फॉइटल। ठीक है, यही जो छोटा सा फॉइटस होता है। अब ये इनमें कौन कौन सी अमाइनो एसिड होती है? तो एक चीज तो कॉमन रहेगी, चाहे ये हो, चाहे HbA1 हो, चाहे HbA2 हो, चाहे HbF हो। टोटल कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना रहेगा? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो इसमें तो दो कॉमन रहेंगे, दो अल्फा, दो अल्फा और दो अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। तो HbA1 है किससे मिलकर बना होगा? 4 से, तो दो अल्फा प्लस दो बीटा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका HbA2 किससे मिलकर बना होगा? दो अल्फा प्लस दो डेल्टा। इतनी बात समझ में आई? और ये रही बात HbF की, ये बना रहेगा कब का? 2 अल्फा प्लस 2 गामा। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी होगी? इसकी, मोर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए, हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि जो हमारा खून है, यानी जो हमारा ब्लड होता है, वो लाल क्यों होता है? तो आप बोलोगे कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब आपसे कोई पूछा जाए कि रेड ब्लड सेल में ऐसी क्या चीज है कि वो क्या होता है आपका रेड कलर? तो आप बोलोगे हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब आप बोलोगे हेमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है कि वो रेड कलर का होता है? तो आप बोलोगे हेमोग्लोबिन में दो पार्ट होता है, एक हेम होता है और दूसरा ग्लोबिन। हेम में दो चीजें होती है, पोरफायरिन रिंग होता है और दूसरा आयरन। इस आयरन के चलते या बोलोगे हेम प्रोटीन के चलते, सॉरी ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है हेम। तो इस हेम के चलते क्या होता है आपका? हमारा हेमोग्लोबिन लाल होता है, और हेमोग्लोबिन के चलते क्या होता है आपका? आरबीसी लाल होता है या रेड होता है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो हमारा आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और वो क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो वो जो बनता है वो हमारा क्या होता है? रेड कलर का पिगमेंट होता है। इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होता है। पाई बॉन्डिंग इनटू पाई एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, वो अभी इस लेवल पे तो नहीं है। ठीक है, चलो, आपसे कोई पूछे कि हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन कितने चीजों से मिलकर बना होगा? तो आप बोलोगे हेमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो कि 5% होता है जिसको हम बोलते हैं हेम, दूसरा प्रोटीनियस पार्ट जो कि किसके मिलकर बना होता है?
प्रोटीन का है तो फिर बोलते हैं आपका सबसे ज्यादा होता है 95% ग्लोबिन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब आपसे कोई पूछे कि एक आरबीसी के अंदर कितने हेमोग्लोबिन होंगे तो आप बोलोगे 26.5 करोड़ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेम और दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीनियस पार्ट है, उसमें प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। बताइए प्रोटीन मतलब उसमें क्या होगा आपका, पॉलीपेप्टाइड होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन कितने होते हैं, चार, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। ये जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा, 141 141 अमाइनो एसिड से। बाकी बीटा, गामा और डेल्टा वो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, 146 अमाइनो एसिड से, ठीक है। फिर आपका जो हेम है, हेम में 5% था, ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। इसमें दो चीजें होती है, पोरफायरिन रिंग होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ये, और दूसरा क्या आता है आपका आयरन। आयरन कौन से फॉर्म में होता है, Fe+2 फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ले सकता है, तो एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने अंदर कैरी कर लेता है, ठीक है, और आगे चल के ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। ये जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एक HbA1, HbA2 और क्या होता है HbF, ठीक है। HbA1 को बोलते हैं जो हमारा एडल्ट में होता है, ठीक है। उसको कितने चैन से मिलकर बना होता है, चार चैन से, दो अल्फा और दो बीटा। HbA2 जो हो गया ये भी एडल्ट में ही होता है, थोड़ा कम परसेंट में होता है, 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा से मिलकर बना होगा। HbF जो होता है वो फोइटफ में होता है, ये 2 अल्फा और 2 गामा से मिलकर बना होगा। जो HbF होता है यानी जो फोइटफ में हेमोग्लोबिन पाया जाता है उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं आपका कुछ डिसऑर्डर। चलिए, चलो, अब हम देखेंगे जो हमारा आरबीसी है उसकी साइज कितनी होती है, 7.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। चलो, अब आरबीसी की साइज कितनी होती है आपको पता है, 7.5 माइक्रोमीटर। चलो, अब ये जो आरबीसी की साइज में चेंजेस आ जाए, क्या चेंजेस इन साइज ऑफ आरबीसी, तो उसको हम बोलेंगे, वो अलग बात है चाहे बढ़े चाहे छोटा हो, इसको बोलेंगे हम आपका एनिसोफाइटोसिस। क्या, एनिसोफाइटोसिस, यानी अगर जो आरबीसी की साइजेस क्या होती है, चेंजेस होती हैं, ठीक है। चलो, अब जाहिर सी बात है, या तो उसकी साइज बढ़ सकती है, उसकी साइज कम हो सकती है। तो एक अगर जो बड़ी है तो उसको बोलोगे आप मैक्रोफाइट, मैक्रोफाइट, ठीक है। यानी साइज ऑफ आरबीसी इंक्रीज, ठीक है, यानी 7.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होगा। ये तकरीबन कब होता है, जब किसकी कमी आती है, देखो जब क्या होता है विटामिन बी 12 की कमी आती है, क्या विटामिन बी 12 की कमी आती है तो क्या होगा आपका माइक्रोफाइट बनेगा। विटामिन बी 12 की क्या होगी, डिफिशियंसी, ठीक है। अब विटामिन बी 12 की कमी हुई तो क्या बना लिया, मैक्रोफाइट, यानी आरबीसी की साइज बढ़ गई। पर आरबीसी की साइज बढ़ी तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आपका हेमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। हेमोग्लोबिन का अमाउंट नॉर्मल ही रहेगा, एचबी कितना रहेगा आपका, नॉर्मल, ठीक है। और चाहे मैक्रोफाइट हो चाहे माइक्रोफाइट हो, कहां पे डिस्ट्रॉय होंगे, आरबीसी कौन सा मैक्रोफाइट, या बोलोगे इमेच्योर, जो मैच्योर हो चाहे जो इमेच्योर हो, वो भी कहां पे डिजनरेट होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, स्प्लीन में, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है आपका माइक्रोफाइट,
इसमें माइक्रो का मतलब होता है छोटा, क्या, छोटा। तो माइक्रो में क्या होगा, स्मॉल, या बोलोगे साइज ऑफ आरबीसी बिकम लेसर देन 7.5 माइक्रोमीटर। 7.5 माइक्रोमीटर से आरबीसी की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये कब होता है, ये होता है आपको आयरन, जब आयरन की कमी हो या फिर +2 की, यानी आयरन डिफिशियंसी हो। अब बताओ जब आरबीसी की साइज क्या हो गई, कम हो गई, सरफेस एरिया कम हो गया, तो इसमें हेमोग्लोबिन भी क्या होगा, नॉर्मल होगा क्या, नहीं, इसमें जो हेमोग्लोबिन का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम, हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, लेस। और ये भी क्या होगा, कहां पर डिजनरेट होगा माइक्रोफाइट, फॉर माइक्रोफाइट कहां पे डिजनरेट होगा, स्प्लीन में, इसमें स्प्लीन। अब स्प्लीन में देखो जितने भी माइक्रोफाइट हो चाहे माइक्रोफाइट हो चाहे नॉर्मल आरबीसी हो, वो कहां पे जाएगी आपकी डिजनरेट आरबीसी, फॉर स्प्लीन में। अब स्प्लीन में जाएगी, इसीलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाएगा, तो आप बोलोगे स्प्लीन को, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि कब्रिस्तान, आरबीसी के कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे स्प्लीन को। क्यों, क्योंकि जो हमारे आरबीसी होते हैं 120 दिन के बाद वो कहाँ पे जाके डिजनरेट होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं, तो आप बोलोगे वो कहाँ पे खत्म होते हैं, स्प्लीन के अंदर, ठीक है। पर स्प्लीन का एक काम और भी होता है कि ब्लड, जो एक्सेस में ब्लड होता है उनको स्टोर भी करके रखती है। तो ब्लड बैंक, क्या, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, या सॉरी आरबीसी मत बोलो, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है आपका, स्प्लीन को। और आरबीसी का बोल सकते हो कब्रिस्तान, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, स्प्लीन को। तो दो चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्या, ग्रेवयार्ड यानी आरबीसी, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान होता है, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और दूसरा ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ठीक है। इन किनको बोला जाता है, स्प्लीन को। चलिए, एक्सेस ब्लड सेल को स्टोर करके रखता है, ठीक है, एक्सेस ब्लड सेल को कौन स्टोर करके रखेगा, स्प्लीन, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि माइक्रोफाइट, ठीक है, आरबीसी की जो साइज चेंज हो जाए, यानी 7.5 माइक्रोमीटर है, उससे ज्यादा हो या कम हो, तो उनको हम बोलते हैं आपका एनिसोफाइटोसिस। अगर जो आरबीसी की साइज बढ़ जाए, और ये कब बढ़ती है, जब विटामिन बी 12 की कमी होती है, तब उसे हम बोलते हैं मैक्रोफाइट, क्योंकि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। पर इसमें जो हेमोग्लोबिन होगा वो नॉर्मल ही होगा, ठीक है, एबनॉर्मल नहीं होगा, ज्यादा होता कुछ नहीं होगा। फिर आपका जो माइक्रोफाइट होता है, माइक्रोफाइट में जो आरबीसी होती है, माइक्रो मतलब छोटा, तो आरबीसी की जो साइज होती है वो 7.5 माइक्रोमीटर से कम हो जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि आयरन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। और सबसे अच्छा जो सोर्स है आयरन का कौन माना जाता है, पालक। फिर अब देखो इसमें क्या है कि आयरन की कमी हुई तो हेमोग्लोबिन की भी तो कमी होगी, क्योंकि आरबीसी जब छोटा हो गया तो क्या होगा, इसमें सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम तो हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब किसी को ब्लड की कमी आती है, खून की कमी आती है, तो डॉक्टर क्या करता है, दो चीजें साथ में लिखता है, एक विटामिन बी 12 की, और दूसरा क्या करता है आपका आयरन की देता है, ठीक है। तो आयरन क्या करेगा, जो हेमोग्लोबिन की कमी है उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और विटामिन बी 12 है वो क्या करेगा, विटामिन बी 12 की कमी को भरपूर करेगा। विटामिन बी 12 के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, दही सबसे अच्छा है, ठीक है। और एक बात और कि आरबीसी चाहे मैक्रोफाइट हो चाहे माइक्रोफाइट हो, 120 दिन के बाद वो कहां पे जाके खत्म होती है, कहां पे जाके डिजनरेट होती है, स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। दूसरी बात, ब्लड बैंक ऑफ हमारी बॉडी, ठीक है, यानी ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, देखो जो एक्सेस में ब्लड होती है या एक्सेस में ब्लड सेल होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो होती है स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। चलिए,
इतनी बातें समझ में आई। अब हम देखेंगे, हमारा तो फाइज का काम हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका जो फेप है, क्या फेप। चलो, अब आपको पता है जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी का फेप क्या होता है, बाई कॉनकेव। क्या, बाई कॉनकेव। अब बाई कॉनकेव है, अगर जो इस बाई कॉनकेव की जगह बाई कॉन्वेक्स हो जाए, ओवल हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी चेंज इन फेप, क्या, शेप ऑफ आरबीसी। अगर जो आरबीसी का फेप चेंज हो जाता है, आकार बदल जाता है, उसको बोलेंगे हम आपका कोई किलोफाइटोसिस। कोई, पी ओ आई के आई एल ओ सी वाई टी ओ एफ आई एफ, ठीक है, इसको बोलोगे आप कोई किलो फाइटोसिस, ठीक है। अब कौन कौन सी कंडीशन आती है जब आपको पता है कि फाइट चेंज हो जाती है। पहला कंडीशन सबको पता है, जब एक बीमारी होती है, फिकल सेल एनेमिया, एक टाइप का एनेमिया है, ठीक है। तो सिकल सेल एनेमिया, इसमें क्या होता है, आपका जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी कौन सी आकार की हो जाती है, हफिये के आकार के, और हफियों को इंग्लिश में बोलते हैं आपका सिकल सेल, ठीक है, ऐसे। चलो, दूसरा क्या हुआ, अगर जो सामने वाले व्यक्ति को यूरेमिया हो गया, ठीक है, यूरेमिया के कंडीशन में भी क्या होगा, आरबीसी जो हो गई इरेगुलर शेप का हो जाएगी, बिकम, आरबीसी बिकम इरेगुलर इन शेप, ठीक है, मतलब जो हमारा बाइकॉन कैप है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तीसरी कंडीशन आती है कि आरबीसी को किस में रख दिया जाए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी अगर जो आरबीसी को हमने किस में रख दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उससे जो सॉल्वेंट है वो निकल जाएंगे। देखिएगा, ये हमारा क्या है, आरबीसी, ये क्या है हमारा, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब इसको हमने किस में डाल दिया, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जिसका कंसंट्रेशन कम होगा या ज्यादा हो, देखो जाहिर सी बात है, अगर जो कभी भूल जाओ हाइपरटोनिक क्या होता है, तो एक बात याद रखना कि अगर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को डाल दे तो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो तभी होगा जब इसके अंदर के, क्या, इसके अंदर के सॉल्वेंट बाहर निकल के आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अंदर से चीजें बाहर आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है कम होता है, ठीक है, सॉल्वेंट का। तो अभी तो हम हिंट दे रहे हैं क्या, कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही आरबीसी को रखोगे तो आरबीसी के अंदर के जो कंटेंट है वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, जाहिर सी बात है, अंदर का कंटेंट हायर होगा, हायर कंसेंट्रेशन में होगा, तो हायर फिर लोअर में आएंगे, तो ये चीजें ऐसे निकल जाएंगी। जब निकल जाएंगी, जो भी उसके फाइटोप्लाज्म है निकल जाएगा, लिक्विड वाला पोर्शन आरबीसी का, तो बचेगा क्या अंदर, कुछ नहीं, मतलब वो फ्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ऐसे टाइप का, ठीक है। इसी तरह अगर जो हमने आरबीसी को कहां पर रख दिया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, सोल्यूशन में, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब
तो ये जो हमारा आरबीसी है, अब इसमें आरबीसी का कंसंट्रेशन अंदर कम है तो बाहर से क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे लोग, ठीक है। ये जो हमारा सोल्यूशन है उससे अंदर जाया जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। जब अंदर जाएगा पानी अंदर भरेगा, ठीक है, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है हाइपरटोनिक में और हमारी जो आरबीसी होती है उसकी कम है, तो ये बाहर से जब अंदर जाएगा तो आपको पता है जब बाहर से अंदर जाएगा कोई चीज है तो क्या होंगी, ये जो कंसंट्रेशन है, क्या कंसंट्रेशन तो अंदर से बाहर, सॉरी बाहर से अंदर जा रही है, यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन से आरबीसी के अंदर जा रही है, तो ये क्या होगा कि ये जो होगा एक कंडीशन ऐसे आ जाएगा जो फुल जाएगा आरबीसी और ब्रस्ट हो जाएगा, यानी फुल के फटने की स्थिति में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि आरबीसी होता है, आरबीसी का फेप क्या होगा, तो आप बोलोगे बाइकॉन्केव फेप का होता है, पर आरबीसी के फेप में चेंजेस आ जाए उसको बोलोगे आप पोइकिलोफाइटोसिस। अब पोइकिलोफाइटोसिस यानी आरबीसी के फेप जो चेंज आ गए, वो कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन सी कंडीशन होती है जब आरबीसी के फेप में बदलाव आता है, तो सबसे पहले आता है आपका सिकल सेल एनीमिया। अब आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जो हमारी ब्लड सेल यानी जो आरबीसी होती है वो हफिये की आकार की हो जाती है, तो आप बोलोगे एक बीमारी होती है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। वो सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होगा, हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल क्या होती है, हफिये की शेप की हो जाएगी, और जब हफिये की शेप की हो जाएगी तो उसी कंडीशन को हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। अब आप बताओ कि इस सिकल सेल एनीमिया में क्या हेमोग्लोबिन का कंटेंट नॉर्मल रहेगा या कम रहेगा। दूसरा कंडीशन आता है यूरेमिया, ठीक है। अब यूरेमिया के केस में क्या होता है, आपका जो आरबीसी हो जाएगी, आरबीसी जो बाइकॉन्केव शेप की है वो क्या होती है, इरेगुलर टाइप की होती है। तीसरा होता है अगर जो आरबीसी को हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया है, यानी जो अंदर है आरबीसी के अंदर यानी फाइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और जो क्या है आपका हाइपर सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो ये क्या होगा, फ्रिंक हो जाएगी क्योंकि पानी या फाइटोप्लाज्म निकलेगा बाहर। उसी तरह हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक में क्या होगा आपका, ये ब्रेस्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अब बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है अंदर का कम है, तो बाहर से चीजें अंदर जाएंगी आरबीसी के अंदर, तो वो पानी की अंदर ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, सोल्यूशन को अंदर ले लेगा और ये क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा साइज ऑफ आरबीसी के बारे में। अब हमारी जो लाइफ स्पैन होती है, यानी आरबीसी की लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है, 120 से लेकर 127 दिन तक, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे हमारा जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, वो कितने दिन के तक जीवित रहता है, 120 से लेकर 127 दिन तक, ठीक है। तो अगर जो कोई किसी को ब्लड डोनेट करता है यानी किसी को खून को देता है तो वो कितने दिन में रिकवर हो जाती है, 120 से 127 दिन के अंदर में, पहली चीज है। दूसरी चीजें क्या होती है कि कोई किसी को ब्लड दे या ना दे, फिर भी ये जो आरबीसी है 120 दिन के अंदर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एनीमिया होता है, एनीमिया क्या होता है। चलो, अगर जो हमारा रेड ब्लड सेल है यानी आरबीसी, आरबीसी का नंबर कम हो जाए, यानी कितना था हमारा 5 पॉइंट, आप नॉर्मली समझो 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक, अगर जो इससे कम की नंबर आ जाए यानी 4.5 से कम हो जाए, 3.5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आपका एनीमिया। क्या, एनीमिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आपका क्या है, एनीमिया है, तो एनीमिया कितने टाइप के होती हैं, एनीमिया मेनली तीन तीन टाइप की होती हैं, ठीक है। एक होगा आपका मैक्रोफाइटिक एनीमिया और दूसरा होगा आपका माइक्रोफाइटिक एनीमिया और तीसरा होता है आपका नॉर्मोफाइटिक एनीमिया। जो मैक्रोफाइटिक एनीमिया होती है तो वो क्या होती है, आरबी विटामिन बी 12 की कमी से होती है, ठीक है। तो एनीमिया कितने टाइप की होंगी, तीन टाइप की,
एक होता है आपका माइक्रोफाइटिक एनीमिया। ये जो एनीमिया होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 की कमी से। माइक्रोफाइटिक एनीमिया क्या होता है? ये इसमें क्या होगा, आरबीसी का शेप, माइक्रोफाइटिक में आरबीसी का फेज शेप क्या होता था? शेप इनलार्ज। याद रखना, शेप इनलार्ज हो रहा था, नंबर इनलार्ज नहीं हो रहे थे। माइक्रोफाइटिक एनीमिया में जो इसमें आरबीसी होगा वो क्या हो जाता था? छोटे साइज का हो जाता था। तो इसमें क्या होता था, नॉर्मली माइक्रोफाइट के फॉर्मेशन होने लगते थे। इसको बोलते हैं हम आपका आयरन की कमी से। ठीक है, फिर आता है आपका नॉर्मोफाइटिक एनीमिया। क्या? नॉर्मोफाइटिक एनीमिया। ये नॉर्मोफैटिक एनीमिया एक नॉर्मल टाइप का जो होता है। जब क्या होता है, कभी कभार किसी को ज्यादा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो क्या होता है, ब्लड ज्यादा लॉस हो जाता है। जब ब्लड की कमी ज्यादा हो जाती है तो वहां पे क्या होगी, आरबीसी की भी कमी होगी। तो आरबीसी की कमी को तो हम बोलते हैं एनीमिया। तो इसको बोलते हैं हम आपका नॉर्मोफाइटिक एनीमिया। और ये तब होता है जब हमारा क्या होता है, एक्सेस ब्लड लॉस हो जाएगा, यानी ज्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि एनीमिया क्या होगा, तो आप बोलोगे जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी के जो काउंट होते हैं यानी आरबीसी के जो नंबर हो गए, जैसे 7 पॉइंट, सॉरी, अब आपसे कोई पूछे कि एनीमिया क्या होगा, तो आप बोलोगे कि एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है। नॉर्मल आरबीसी का काउंट कितना होता है? 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन तक। अगर जो 4.5 से 5.5 मिलियन के बीच में आरबीसी नहीं है, कम है, तो उसको बोलोगे आप एनीमिया। एनीमिया तीन टाइप की होती हैं। एक होता है आपका माइक्रोफाइटिक एनीमिया, दूसरा माइक्रोफाइटिक एनीमिया, तीसरा नॉर्मोफाइटिक एनीमिया। माइक्रोफाइटिक एनीमिया में क्या होता है, ये विटामिन B12 की कमी से होती है। और विटामिन B12 की कमी को कौन पूरी करता है? हमारा जो दही होता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन B12 होता है। दूसरा होता है आपका माइक्रोफाइटिक एनीमिया। माइक्रोफाइटिक एनीमिया किसकी वजह से होता है? आयरन की कमी से। और आयरन का सबसे अच्छा सोर्स क्या माना जाता है? पालक। तीसरा होता है आपका नॉर्मोफाइटिक एनीमिया। नॉर्मोफाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आपका ब्लड लॉस अगर जो ज्यादा हो गया, देखो कभी कभार क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया किसी को, और सामने वाला कोई अलग जगह पे पड़ा हुआ है जहां पे कोई आता जाता नहीं है, उसमें ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा। अब ब्लड लॉस हुआ यानी ब्लड की कमी हुई, तो आरबीसी भी तो जाएगी साथ में। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉर्मोफैटिक एनीमिया। आपने देखा होगा जब किसी को एनीमिया की कंडीशन होती है तो डॉक्टर क्या करता है, कॉम्बिनेशन थेरेपी देता है। यानी कोई ऐसा इंजेक्शन देगा या ऐसी टैबलेट देगी जिसमें आयरन भी होगा और जिसमें विटामिन B12 भी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट अपना, कि जो हमारी आरबीसी है वो बनती कैसे है। चलो, हम देखते हैं जो हमारी आरबीसी होती है बनती कैसे है। देखो आरबीसी के फॉर्मेशन को, आरबीसी के बनने को हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। क्या है? ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। यानी जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो बनता है, उसको हम बोलते हैं आपका इरेथ्रोपोइसिस। अब जिस ऑर्गन में बनेगा, यानी जिस ऑर्गन में क्या, जिस ऑर्गन में यानी जहां पे आरबीसी बनेगा उसको बोलते हैं हम आपका इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन। इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन।
ठीक है। इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन मतलब कहाँ पे आरबीसी बनता है, जहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे हमारी हड्डियां होती हैं, स्पॉन्जी बोन होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, बोन मैरो होता है। क्या, बोन मैरो। ठीक है। अब बोन मैरो ही क्या करती है, जितने टाइप के सीधे से देखा जाए, आपका जो बोन मैरो होता है, तो बोन मैरो ही क्या बनाएगी, आपकी ब्लड सेल बनाती है, यहाँ तक वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल भी बनाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्या होता है, कभी कभार जब किसी को ब्लड कैंसर होता है, तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, उसका एक अल्टीमेट या 100% ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या होता है, आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। जब बोन मैरो ही नया आ जाएगा, उसका ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा, तो जो आरबीसी यानी जो ब्लड सेल बनेगा आरबीसी के साथ अदर भी, वो क्या बनेंगे, आपके नए बनेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो कि 100% ट्रीटमेंट होता है ब्लड कैंसर का। ठीक है। इवन आपका जो चाहे डब्ल्यूबीसी भी हो, उसको कौन बनाएगा, आपका बोन मैरो ही बनाएगी। ठीक है। और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, लोगों के बोन मैरो, या सीधी सी बात है कि वो इस पे वर्क कर रहा है। ठीक है। रिसेंटली में क्या हुआ था, कुछ साल पहले सलमान खान ने एक बच्चे को क्या दिया था, अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराया था उसका। तो इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन क्या होता है, आपका बोन मैरो होता है। अब देखो बोन में अब बनता क्या है एक्चुअली में, देखो हमारे क्या पास क्या होती है, किडनी, किडनी या और लीवर। ठीक है। एक हार्मोन रिलीज करेगी, एक केमिकल रिलीज करेगी। क्या केमिकल, जिसका नाम है आपका इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। क्या, इरेथ्रो, ठीक है। ये इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, ये इरेथ्रोपोइटिन कहाँ पे बनता है, सबसे ज्यादा किडनी बनाएगी, और थोड़ा सा बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में कौन बनाती है, लीवर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखना, यहाँ से ये हार्मोन जाएगा और ये बोन मैरो को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। क्या, स्टिमुलेट करेगा। तो ये जो हमारा एथ्रोपोइटिक ऑर्गन यानी बोन मैरो ही क्या बना देगी, हमारी आरबीसी। ठीक है। ये तो बात आई एडल्ट की, कि जब एडल्ट होता है तब क्या होता है आपका, आरबीसी कौन बनाता है, हमारा बोन मैरो। पर बात आती है कि जब, सीधी सी बात यह है कि जब बच्चा छोटा सा होता है, तब तो हमारे बोन जो होते हैं उतने मजबूत नहीं होते। या जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तब कौन बनाता है। ठीक है। देखो क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होता है, क्या, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम पे जो होता है हमारा जो आरबीसी कौन बनाएगा, तो आरबीसी जो बनाता है हमारा, या तो लीवर भी बनाता है, याद रखना लीवर भी बनाएगा, पर एम्ब्रियोनिक के टाइम पे स्प्लीन भी बनाता है, प्लासेंटा भी बनाएगा, और थाइमस ग्लैंड भी बताएगा। क्या, थाइमस ग्लैंड। ठीक है। पर जो पहला आरबीसी बनाता है, फर्स्ट आरबीसी कौन बनाता है आपका, यानी शरीर में फर्स्ट आरबीसी कौन बनाता है, यॉल्क सैक। क्या, यॉल्क सैक। चलो ठीक है। तो अब आपसे ये कोई पूछे कि आरबीसी बनाता कौन है, तो आप बोलोगे बोन मैरो। ठीक है। पर बोन मैरो की बात तो अलग हुई, और कौन सा बोन मैरो, रेड बोन मैरो। हाँ। ठीक है। कौन सा, रेड बोन मैरो। ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि आरबीसी कौन बनाता है, तो आप बोलोगे रेड बोन मैरो, और ये कहाँ पे होती है, स्पॉन्जी बोन के अंदर होती है। पर जब बच्चा छोटा होता है, यानी एक साइड से बोल सकते हो एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब उसके बोन डेवलप ही नहीं होते अच्छे तरीके से, तो कैसे बनाएगा बोन मैरो। उतने टाइम पे क्या होगा कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में कौन बनाता है, लीवर बनाता है, स्प्लीन बनाता है, प्लासेंटा बनाता है, और थाइमस ग्लैंड बनाती है। पर बात आती है कि पहली बार हमारे शरीर में आरबीसी कौन बनाता है। ठीक है। वो बनाएगा आपका यॉल्क फैट। ठीक है। तो ये हुआ हमारा टोटल किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, यानी रेड ब्लड सेल के बारे में। अब जो हमारा बचता है वो क्या बचता है, प्लेटलेट्स और
WBC। तो प्लेटलेट्स हम देखते हैं नेक्स्ट। क्या आपका प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोफाइट। थ्रोम्बो, ठीक है। और चलो, जो होता है उसको बोलते हैं हम आपका थ्रोम्बोफाइट। जो काउंट होती है उसकी कितनी होती है? 1.5 टू 3.5, यानी नंबर होती है 1.5 टू 3.5 लाख में। कितने में होती है ये? लाख पर mm³। चलो, उसके बाद आती है कि जो ये बनता कहाँ पे है, तो बोन मैरो का एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं मेगा कैरोफाइट। क्या? मेगा कैरोफाइट। पर इसके अंदर देख लो भाई, ये जो होती है हमारी जो प्लेटलेट्स होती है किस शेप का होती है? तो आपसे कोई पूछे शेप में, ये होता है आपका बाइकॉन्वेक्स। क्या? बाइकॉन्वेक्स। ये इसी को बोल सकते हो जब बाइकॉन्वेक्स है, यानी कौन सा शेप का होगा? अंडे का आकार का, ओवल शेप, या डिस्क लाइक शेप भी बोल सकते हो। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? बीओडी। बीओडी मतलब बाइकॉन्वेक्स, ओवल और डिस्क लाइक शेप। तो ये शेप है किसके? थ्रोम्बोफाइट। थ्रोम्बोफाइट यानी प्लेटलेट, ठीक है। फिर उसके बाद करा जाए कि इसके जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें भी नहीं होते, जैसे आपका आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था तो इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होंगे। चलो, अब इसमें क्या होता है? कुछ प्रोटीन होती हैं। क्या? कुछ प्रोटीन होती हैं साइटोप्लाज्म में, इन्हें हम बोलते हैं आपका थ्रोम्बो स्टेनिन। थ्रोम्बोस्टेनिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ये दब जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अगर जो आपसे कोई पूछे कि जो हमारा प्लेटलेट है, प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है? 1.5 टू 3.5 लाख। पर इससे अगर जो कम आ जाए तो उसमें एक क्या होती बीमारी होती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी ये स्किन है ना, इसमें स्किन में रेडनेस वगैरह आने लगती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका थ्रोम्बोफाइटोपेनिया। अगर जो 40, सॉरी, आरबीसी का, सॉरी कहाँ गया है, प्लेटलेट, तो प्लेटलेट्स काउंट क्या हो, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे पता है? थ्रोम्बोफाइटोपेनिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थ्रोम्बोफाइटोपेनिया, ठीक है। तो एक बात याद रखना, बायोलॉजी में कहीं पे भी पेनिया आ जाए तो पेनिया का मतलब होता है नंबर में कमी आ जाना, ठीक है, यानी डिक्रीज। तो थ्रोम्बोफाइटोपेनिया यानी अगर जो प्लेटलेट काउंट कम हो गया, इसी में अगर 40,000 हो जाए
बताओ, जो लाखों में थी 1.5 टू 3.5 लाख, तो 40,000 के आसपास आ जाए तो एक बीमारी होगी जिसका नाम है परप्यूरा डिफीज। डिफीज, ठीक है। और ये परप्यूरा डिफीज तो हुई, इसमें क्या होता है, रेडनेस वगैरह आने लगती है, रेडनेस ऑन स्किन, ठीक है। ये बोल सकते हो रेड स्पॉट, जो हमारे शरीर होते हैं उसमें क्या आ जाएगी, लाल लाल धब्बे आ जाएंगे। अब प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है शरीर के लिए? ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, पहला क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन को ये बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इट सिंथेसाइज, ठीक है। तो पहली चीजें क्या बनाएगी, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है, ब्रेन का सबसे अच्छा केमिकल बोलो या न्यूरोट्रांसमीटर बोलो, कुछ भी बोलो। अगर जो इसका अमाउंट ज्यादा है तो सामने वाले को ना तो एंजाइटी होती है, ना डिप्रेशन होता है, ना कोई चीज, मूड एलिवेटेड होता है, मूड जो होता है उसका फ्रेश होता है। प्रोटीन के लिए क्या होता है, फैक्टर होता है बोल सकते हो, या जो बहुत रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं हम आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरा क्या बनाएगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग, ठीक है। तीसरा जो ब्लड कैपिलरी होती है उसका जो इंडोथीलियल होता है उसको रिपेयर करती है। आगे चल के हम बताएंगे इंडोथीलियल कौन सी लेयर को कहते हैं ब्लड वेसल के, रिपेयर। अच्छा, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे जो ब्लड होता है, सॉरी प्लेटलेट होता है, वो क्यों जरूरी होता है, तो आप बोलोगे प्लेटलेट का जो सबसे बड़ा काम होता है वो क्या होता है, सेरोटोनिन बनाना। सेरोटोनिन एक केमिकल होता है जो बॉडी के, ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन में क्या होता है, अगर जो सेरोटोनिन सेरोटोनिन का अमाउंट ज्यादा है तो सबसे अच्छी चीजें होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब आपसे कोई पूछे कि जो हमारा प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। देखो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, आपका रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है आपका, इरेथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, उसका दूसरा नाम क्या है आपका, ल्यूकोसाइट। तीसरा प्लेटलेट, प्लेटलेट्स का तीसरा, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है आपका, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स की काउंट कितनी होती है, कितने नंबर में होता है, तो 1.5 टू 3.5 लाख पर क्यूब होता है। और इससे कम हुआ यानी 1.5 लाख से कम हुआ तो उसको बोलोगे आप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में एक कंडीशन आ जाएगी, अगर जो आपका प्लेटलेट काउंट 40,000 है या उससे कम है तो जो हमारी डिफीज होती है उसको बोलते हैं परप्यूरा डिफीज। परप्यूरा डिफीज में जो हमारी स्किन होती है, जिसको हुआ है ये, तो उसकी स्किन में रेड रेड स्पॉट आ जाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है क्या होती है कि इसका जो शेप होता है वो बाई कॉन्वेक्स शेप होगा, ओवल शेप होगा या डिस्क लाइक शेप होगा। प्लेटलेट का काम क्या होता है, प्लेटलेट का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि जो हमारी क्या होती है, एक केमिकल होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा, ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करेगा। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन बनाएगा आपका, प्लेटलेट। दूसरा होता है आपका फेरोटोनिन, फेरोटोनिन को कौन बनाएगा, प्लेटलेट्स। ये इसलिए जरूरी है कि फेरोटोनिन का अमाउंट अगर ज्यादा हुआ तो मूड फ्रेश रहता है, ना तो एंजाइटी होती, ना तो डिप्रेशन होती है, आदमी हमेशा खुशी रहता है। तीसरा जो हमारे ब्लड वेसल होती है, ब्लड कैपिलरी होती है, उसमें एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं इंडोथीलियल, तो उस इंडोथीलियल को कौन बना के रखता है आपका, प्लेटलेट्स। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में डब्ल्यूबीसी के बारे में।